Krishna, welcome to the Way of Law. In this video, we are going to study about res judicata. अगर एक लाइन में बोला जाए तो इसका मतलब ये है कि एक सूट के लिए एक डिसीजन काफी है। कोर्ट ये कहती है अगर एक मैटर एक सूट पूरा डिसाइड हो चुका है तो उससे दोबारा से ट्राई नहीं किया जाएगा। उस पर कोर्ट पूर्ण विराम लगा देती है, राम कथा को वहीं पे समाप्त कर देती है। ऐसा मत सोचना कि जो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है तो पूरा एक बड़ा मैटर है, एक पूरे केस पे ही लगेगा। उस पर तो लगता ही है, लेकिन एक केस में देखो बहुत से इश्यूज होते हैं जो कि कोर्ट को डिसाइड कर रहे होते हैं ना। तो सिर्फ और सिर्फ एक इश्यू पे भी, एक पर्टिकुलर इश्यू पे भी रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल जो है अप्लाई होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये प्रिंसिपल। अब हम कुछ लीगल मैक्सिम्स देखते हैं। तो पहला हमारा लीगल मैक्सिम है कि नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। मतलब एक ही चीज के लिए आपको दो बार हैरेस नहीं करना करेगी कोर्ट, है ना, दो बार नहीं परेशान करेगी। फिर अगला है कि इसमें स्टेट का ही इंटरेस्ट है अगर लिटिगेशन जो है वो खत्म हो जाए। मतलब यही ना कि जल्दी से जल्दी लोगों को जस्टिस मिले, है ना, जल्दी से जल्दी मैटर सॉल्व हो। कोर्ट का वैसे भी इतना सारा बैकलॉग है। और जुडिशियल डिसीजन जो है उसे करेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम एक कोर्ट के डिसीजन को हम दूसरे कोर्ट में ले जा रहे हैं, मतलब हमें एक कोर्ट ने जजमेंट दिया, हम नाखुश है तो हम दूसरे कोर्ट में जा रहे हैं, ये कोई शॉप थोड़ी है, कोर्ट है। सो दिस थिंग हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। केस के थ्रू रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल को समझाया गया है। इस केस में ये कहा गया है कि बेसिकली रेस जुडिकेटा चाहिए क्यों, इस वजह से चाहिए कि जो भी जुडिशियल डिसीजन आए उसे फाइनलिटी मिले, राइट। और इसमें ये इस वजह से लगता है कि जो पास्ट लिटिगेशन और फ्यूचर लिटिगेशन की बात करता है, और ये भी बात करता है कि जस्ट बिकॉज आपके पास हायर कोर्ट में आप इसका अपील नहीं कर सकते या फिर आपके पास कोई और रेमेडी नहीं है, आप जजमेंट से नाखुश हैं, तो आप नया सूट नहीं फाइल कर सकते। जैसे एक इलस्ट्रेशन देती हूँ, ए क्या करता है, बी, सी और डी को जो है सू करता है, ठीक है। एक विल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। अब क्या होता है, जब वो कोर्ट विल से रिलेटेड क्वेश्चन डिसाइड कर देती है, विल के बारे में क्वेश्चन डिसाइड कर देती है, तो कल को क्या होता है, आज तो ए ने सूट फाइल किया, कल को मान लो बी या फिर सी या डी कोई भी इनमें से उठ के अगर सूट फाइल करता है विल को लेके, तो कोर्ट उसे दोबारा से एंटरटेन नहीं करेगी। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है विल से रिलेटेड मैटर, दोबारा से उस बिल को इंटरप्रेट कराने की जरूरत नहीं है। रेस जुडिकेटा जो है वो अप्लीकेबल कब होता है, मतलब क्या क्या एसेंशियल्स है, क्या क्या कंडीशंस है कि रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल जो है वो अप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहला चीज ये है कि मैटर इन इश्यू के बारे में बात करेगा। मतलब जो आपका फॉर्मर सूट था और जो आपका सब्सिक्वेंट सूट है, फॉर्मर जो आपने पहले फाइल किया था, सब्सिक्वेंट जो आप बाद में फाइल कर रहे हो, तो ये जो दोनों सूट में जो आपका मैटर इन इश्यू है वो सेम होना चाहिए। मैटर इन इश्यू देखो, या तो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम रहते हैं पहली चीज, या फिर वो लोग कोलेटरली या इंसिडेंटली सेम रहते हैं। तो जो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम इश्यू पे अप्लाई होता है, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज हार्ड लग रही है, अभी मैं आपको इलस्ट्रेशन थे समझाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दिस, पर इससे पहले एक मैप बनाना बहुत जरूरी होता है। तो देखो, जो मतलब मैटर इश्यू को दो हिस्सों में बांटा गया, एक डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इश्यू, दूसरा कोलेटरली और इंसिडेंटली इश्यू। तो जो कोलेटरली और इंसिडेंटली इश्यू है उसका तो हमें काम है ही नहीं, रेस जुडिकेटा उस पर अप्लाई होता ही नहीं, उसे तो अभी के लिए किनारे रख दो। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट में जो मैटर इन इश्यू था वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। जी हाँ, यही इसका मतलब है। तो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम किसे कहते हैं? एक तो उसे जो कि एक्चुअली में सेम हो, और दूसरा जो कि कंस्ट्रक्टिवली सेम हो। अब एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली क्या होता है अभी समझ आ जाएगा। ये समझो इसका क्या मतलब है, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। ये वो मैटर रहता है जिसके कंटेक्स्ट में जो प्लेंटिफ है रिलीफ क्लेम कर रही है। जैसे अब सूट होता है, ठीक है, उसमें बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें ना उस क्वेश्चन यानी कि उस इशू की बात करी जा रही है जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहता है, मतलब पूरा केस इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। बोलते हैं ना कि जब सेंटर ऑफ द केस, तो उसे बोलते हैं मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ए क्या करता है, बी को सू करता है किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन को लेके किसी सेल डीड के बेसिस पे। बी बोलता है ये जो सेल डीड है ये तो फर्जी है।
फिर क्या होता है, ए दोबारा से सू करता है किसी और प्रॉपर्टी को लेके, किसके आधार पे, उसी सेल डीड के हिसाब से जो कि फर्जी प्रूफ हो चुकी है। तो क्या कोर्ट इसे एंटरटेन करेगी? नहीं एंटरटेन करेगी, रेस जुडिकेटा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैटर है सेल डीड वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू था, फॉर्मर सूट में भी और सब्सीक्वेंट सूट में भी। ये जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू है ना, इसके भी दो हिस्से हैं। एक तो एक्चुअली इन इशू, उसे तो समझाने की जरूरत है नहीं, मतलब वो एक्चुअली में इशू में है। दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। अब कंस्ट्रक्टिवली इन इशू, इसमें आप लोग रेफरेंस के लिए एक्सप्लेनेशन 4 भी पढ़ सकते हो। ये जो मैटर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू होता है ना, इसे हम लोग कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा भी बोलते हैं। तो इस इधर से बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अलग कंसेप्ट भी बताया जाएगा। देखो क्या होता है, कोई ऐसा मैटर या फिर कोई ऐसा इशू जिसे प्लेंटिफ या डिफेंडेंट पहले वाले सूट में ही रेस कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वो नहीं करते, तो बाद में वो लोग इस बात के लिए दोबारा से केस नहीं फाइल कर सकते। समझ आया? मैं दोबारा से समझाती हूँ। देखो, इस कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा को ना प्यार से माइट एंड आउट भी कहते हैं। मतलब जो इशू मैं पहले वाले सूट में ही रेस कर सकती थी, ठीक है, पहले वाले सूट में ही जो मैं बात कह सकती थी, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, लेकिन वो नहीं कहता है, तो बाद में इस बात के लिए दोबारा से सूट नहीं फाइल करेगा, ठीक है, इस पर रेस जुडिकेटा लग जाएगा। एक केस के थ्रू समझाती हूँ। इसमें क्या होता है, सब इंस्पेक्टर रहते हैं, अब उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है। डिसमिस कौन करता है? डीआईजी डिसमिस करते हैं। अब क्या होता है, ये हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं कि मुझे सुना ही नहीं गया और मेरे अगेंस्ट फैसला सुना दिया गया, मतलब जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस है मेरा, उसका वायलेशन हुआ। लेकिन जो कोर्ट रहती है उनकी पिटीशन को डिसमिस कर देती है। अब क्या करते हैं, वापस से आते हैं और दूसरा सूट फाइल करते हैं। ये कहते हैं कि जब मैं अपॉइंट आईजीपी से हुआ तो मुझे डीआईजी कैसे हटा सकते, कैसे डिसमिस कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब आप इस सूट नहीं फाइल कर सकते, या बार्ड फ्रॉम फाइलिंग दिस सूट बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। अब ये जो बात थी कि डीआईजी ने नहीं अपॉइंट किया है ना, या फिर आईजीपी ने अपॉइंट किया, पहले वाले जो सूट फाइल किया था उसमें भी तो रेस किया जा सकता था। पहला वाला सूट था क्या, डिसमिसल से ही रिलेटेड था, और ये जो बात दोबारा से सब्सिक्वेंट सूट जिस चीज को लेके फाइल हुआ वो किससे रिलेटेड था, वो भी डिसमिसल से रिलेटेड था। तो कोर्ट को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस मैटर को रेस किया है या नहीं किया है। कोर्ट को ऐसा लगता है, माइट एंड आउट है ना, कि आपने रेस किया होगा तो ठीक है, वरना चाहे आप करो चाहे मत करो, आप जो कोर्ट है अगर उसे लगता है यहाँ पे रेस जुडिकेटा लगना है तो लग जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप वो सारे क्वेश्चंस रेस कर लो। इंतज़ार मत करो कि नहीं नहीं मैं इस ग्राउंड पे चला जाऊंगा दूसरे कोर्ट में, इट वॉन्ट वर्क। इधर एक और केस दिया, प्रेफरेंस के लिए मन करे तो पढ़ ले इस चीज़ को। अब बात करें, मैंने आपको दो हिस्से बताए थे कि मैटर इन इशू के दो हिस्से होते हैं। तो जो मैटर कोलेटरली और इंसिडेंटली सेम रहता है उस पर रेस जुडिकेटा नहीं लगता है। अब कोलेटरली और इंसिडेंटली इन इशू, ये मतलब ये क्या होता है, ये होता है मतलब कोई ऐसा मैटर जो कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं रहता उस केस में, लेकिन उसे डिसाइड करना ज़रूरी है जिससे कि हम प्लेंटिफ को रिलीफ दे सकें। जैसे एक इलस्ट्रेशन देती हूँ, ए क्या करता है, बी को सू करता है किसी रेंट के लिए। अब बी बोलता है कि मैं रेंट इतना ही दूंगा, मैं उतना नहीं दूंगा, क्योंकि जो है ए की इतनी ज़मीन है ही नहीं, ठीक है। तो अभी जो इधर जो सब्सटेंटिव क्वेश्चन है, सबसे सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है, वो क्या है, रेंट, ठीक है। और जो मैटर कोलेटरली और इंसिडेंटली इशू है वो क्या है कि भाई ए का लैंड कितना है। तो अगर बाद में मान लो ए और बी के बीच में दोबारा से सूट, मतलब कोर्ट में दोबारा से जाते हैं ए या फिर बी कि लैंड कितना है इस बात को लेके, तो उस पर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल नहीं लगेगा, कोर्ट उस मैटर को एंटरटेन करेगी। अब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू क्या होता है और कोलेटरली और इंसिडेंटली इन इशू क्या होता है। लेकिन अगर आप डिसाइड करोगे तो कैसे करोगे, पता कैसे चलेगा आपको, प्लेंट देखकर पता चल जाएगा, रिटन स्टेटमेंट है ना, जजमेंट, ये सारी चीज़ें देख के पता लग जाएगा कि कौन सा इशू किस कैटेगरी में फॉल करता है। दूसरा कंडीशन है सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए सूट, मतलब जो फॉर्मर सूट है जो सब्सिक्वेंट सूट है, वो जो पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है दोनों पार्टीज सेम है, फॉर्मर सूट में भी और सब्सिक्वेंट सूट में भी, वरना फिर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल नहीं लगेगा।
अब इसका एग्जांपल देती हूँ। सेम पार्टीज का मतलब क्या है? सेम पार्टीज का मतलब जैसे मान लो दो इंसान है, एक ए और बी, तो मतलब ए और बी ही होने चाहिए कोर्ट में? नहीं, स्ट्रिक्टली इसका मतलब ये तो नहीं है। हाँ, ए और बी होने चाहिए, लेकिन पार्टीज वर्ड का मतलब क्या है? देखो, जैसे एक इलस्ट्रेशन देती हूँ। ए जो है बी को सू करता है रेंट के लिए, ठीक है। बी बोलता है मैं ए को रेंट दूंगा ही नहीं। क्यों नहीं दूंगा? ए लैंडलॉर्ड है ही नहीं, ठीक है। जिस जमीन का मुझसे रेंट मांग रहा है उसका लैंडलॉर्ड है ही नहीं, मैं उसे एक भी रेंट नहीं दूंगा। तो फिर क्या होता है? जो कोर्ट है मतलब डिसाइड होता है, उसका जो मैटर रहता है डिसमिस हो जाता है। अब क्या होता है, मान लो ए दोबारा से सूट फाइल करे, या फिर ए के बिहाफ पे कोई और सूट फाइल करे, एक्स वाई जेड कोई भी ए के बिहाफ पे सूट फाइल करे कि भाई बी से रेंट लेने के लिए वो सूट एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। उस पर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लग जाएगा। अब ये जो मैंने बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन द सेम पार्टीज वर्ड का और भी मतलब है। देखो, एक पार्टी में सिर्फ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं, लेकिन एक डिफेंडेंट नहीं होता हमेशा। ज़रूरी नहीं है कि एक ही डिफेंडेंट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्लेंटिफ भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्लेंटिफ हो, एक से ज़्यादा भी प्लेंटिफ हो सकते हैं। तो क्या ये जो को डिफेंडेंट्स होते हैं और जो को प्लेंटिफ्स होते हैं, इनके बीच में रेस जुडिकेटा लगता है क्या? बिल्कुल, इनके बीच में भी लगता है, लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। पहला ये कि को डिफेंडेंट या फिर को प्लेंटिफ के बीच में किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? मतलब एक बात कोई पार्टी बोल रही है और लीक कर रही है, दूसरी पार्टी से डिनाई कर रही है, इसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी चीज जरूरी ये है कि को डिफेंडेंट या फिर को प्लेंटिफ के ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसे डिसाइड करना जरूरी है, तो ही हम प्लेंटिफ को रिलीफ दे सकते हैं, ठीक है। वरना अगर डिसाइड करना जरूरी नहीं होगा तो कोर्ट क्यों ही को प्लेंटिफ या फिर को डिफेंडेंट के बीच का मैटर सुलटाएगी, वो तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को देखेगी ना। तीसरी बात यह है कि जो इन लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था वो फाइनली डिसाइड हो चुका है। और लास्ट चीज ये है कि वो लोग नेसेसरी या फिर प्रॉपर पार्टीज थे। अगर इसका मतलब आपको पता है देन वेल एंड गुड, इफ यू डोंट नो आई विल टेल यू, आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, वरना हम अपकमिंग वीडियोज में देखेंगे। अब तीसरी कंडीशन क्या है? सेम टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। आप किस कैपेसिटी में कोर्ट में सूट लड़ रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड सूट और सब्सीक्वेंट सूट में अगर आपकी कैपेसिटी सेम है, ठीक है। मान लो आप लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी से लड़ रहे हो, तो फॉरवर्ड सूट और सब्सीक्वेंट सूट दोनों में अगर आप लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी से लड़ोगे तो जो है रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लग जाएगा। और भी एसेंशियल्स है, सिर्फ सेम टाइटल ही नहीं, सेम टाइटल भी एक एसेंशियल है, ये बता रही हूँ। अब इसका एक इलस्ट्रेशन देती हूँ। ए सू करता है, एक मठ प्रॉपर्टी रहती है उसके पोजेशन के लिए, ठीक है। वो बोलता है कि जो यहाँ के महंत थे मैं उनका हायर हूँ, तो इस प्रॉपर्टी की जो मठ प्रॉपर्टी है उसको पोजेशन मुझे मिलनी चाहिए। सूट डिसमिस हो जाता है, नहीं मिलती प्रॉपर्टी। तो अब क्या होता है, ये बहुत चालाक आदमी, वो क्या करता है, दोबारा से सूट फाइल करता है, ठीक है। कहता है कि अब जो है मैं इस सूट की पोजीशन को क्लेम कर रहा हूँ एज ए मैनेजर ऑफ ए मठ। तो क्या इस पर रेस जुडिकेटा लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले वो गया था हायर की कैपेसिटी में, अब किसकी कैपेसिटी में जा रहा है? मैनेजर की कैपेसिटी में। अगला एसेंशियल है कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है और कोर्ट मैटर डिसाइड कर देती है, तो जुरिस्डिक्शन वो तो नलिटी हो जाएगी ना, तो रेस जुडिकेटा का तो सवाल ही नहीं उठता। देखो, पहले ये चीज़ समझो, जुरिस्डिक्शन जो है ना 3 तरीके की होती है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर हो गई, हमारी पिक्यूनरी हो गई, टेरिटोरियल हो गई। अब इसमें जो सबसे ट्रिकी पार्ट है वो होता है हमारा सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। मतलब अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि इस पर्टिकुलर कोर्ट के सब्जेक्ट मैटर में है ही नहीं और उससे वो कोर्ट डिसाइड कर देती है, तो उस जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसे बोलते हैं इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, वो नलिटी, नल एंड वर्ड। लेकिन अगर मान लो पिक्यूनरी या फिर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के साथ थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं, मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया गया है ना, तो इसमें इस बात का ध्यान रखना। अब अगला है, इसमें और भी चीज़ें हैं बट डेफिनेटली आई कैंट कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। अगला एसेंशियल है हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। मतलब ये जो मैटर है पूरा फाइनली डिसाइड हो जाना चाहिए। और कैसे डिसाइड होना चाहिए? मेरिट्स के बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए। तो मतलब इसके अंदर एक्स पार्टी डिक्री भी आएगी। एक्स पार्टी डिक्री क्या होती है? सिर्फ एक पार्टी को सुन के जो है जजमेंट दे दी जाती है।
इसके अंदर वो भी सूट आएगा जिसमें जो है एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पा रही पार्टी, ठीक है। ऑर्डर 17 रूल 3 पढ़ सकते हो। अवार्ड की डिक्री या फिर ओथ, ये सारी चीज़ हो गई। लेकिन इसके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं आएगी जो कि मेरिट्स के बेसिस पे नहीं डिसाइड हुई। अब क्या चीज़ें हैं जो कि मेरिट्स के बेसिस पे नहीं डिसाइड होती? जैसे मान लो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है और उसने आपको सूट को डिसमिस कर दिया, तो क्या रेस जुडिकेटर लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। भले से आप सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके, मतलब सेम मैटर इन इशू को लेके दूसरे कोर्ट में जा रहे हैं। दूसरा, मान लो प्लेंटिफ अपीयर नहीं हो पा रहा उसकी डिफॉल्ट की वजह से, या फिर नॉन जॉइंडर या फिर मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टीज, या फिर सूट प्रॉपरली फ्रेम नहीं हुआ, तो इन सब ग्राउंड्स की वजह से ग्राउंड पे हम ये नहीं कहेंगे कि जो मैटर है वो मेरिट्स पे डिसाइड हो चुका है, नहीं, ठीक है। तो जहां पे मैटर मेरिट्स पे डिसाइड नहीं हुआ है वहां पे रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल नहीं लगेगा। अगर मेरिट्स पे डिसाइड हुआ है तो ही रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लगेगा। मतलब अगर कोर्ट मना कर रही है दोबारा से केस को एंटरटेन करने से, तो कोर्ट इस बात का भी ध्यान रख रही है कि आपके साथ इनिशियली किसी भी तरीके का इंजस्टिस ना हो, या फिर किसी भी तरीके का मान लो टेक्निकल डिफेक्ट हो जाता है, तो क्या रेस जुडिकेटा लग जाएगा? नहीं लगेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कोर्ट भी काफी रिजनेबल है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही दोबारा से फ्रेश सूट फाइल करने की, तो आपको पहले बहुत ज्यादा जो है पर्क्स भी मिल रहे हैं। अब एक इलस्ट्रेशन देके समझाती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि एक पार्टनरशिप फर्म थी, मान लो उस पार्टनरशिप फर्म का नाम ए है, तो बे के अगेंस्ट जो है सूट फाइल करते हैं कि इसके पास भाई हमारे 50,000 रुपये हैं, हमें अपने पैसे चाहिए। तो सूट डिसमिस कर दिया गया। ये कहा गया कि आप लोग एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म नहीं हो, तो आपका जो सूट है होम एंटरटेन नहीं कर सकते। चलो, उन्होंने क्या किया, भाई 50,000 रुपये चाहिए थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को रजिस्टर भी करवा लिया। अब दोबारा से कोर्ट में जा रहे हैं, तो क्या कोर्ट वहाँ पर रेस जुडिकेटर लगा देगा? नहीं। भले से ही सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेके जा रहा है कोर्ट में, तो क्या कोर्ट रेस जुडिकेटर लगाएगा? नहीं लगाएगा, ठीक है। समझ। मान लो कोई रिलीफ क्लेम किया गया है और कोर्ट उसे एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं करती, तो क्या मैं दोबारा से कोर्ट में चली जाऊंगी, सब्सिक्वेंट सूट फाइल करूंगी? नहीं करूंगी, रेस जुडिकेटर लग जाएगा। क्यों? हम ये मानते हैं जो चीज़ एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं करी गई है, मना कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया। तो कंक्लूड करते हैं सेशन को एक केस लॉ के साथ। अगर मान लो कोई एक डिग्री पास होती है, अब उस डिग्री में सिर्फ डिग्री में एक ही चीज़ थोड़ी होती है, बहुत से पार्ट्स रहते हैं। तो मान लो डिग्री का कुछ पार्ट ऐसा है जिसके अगेंस्ट जो है अपील हो सकती है, ठीक है। तो जो बाकी बचा हुआ डिग्री का पोर्शन है ना, हम उसे एकदम फाइनल मानते हैं, कंक्लूसिव मानते हैं, और उससे हम उस पर जो है रेस जुडिकेटा लगता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो प्रोफॉर्मा डिपेंडेंट होता है, क्या उस पे रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई होता है? और अगर होता है तो क्यों होता है, और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? पूरा रेस जुडिकेटा लगने के बाद अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, अब मैं वो कंडीशंस और वो सिचुएशंस समझ चुकी हूँ कि कहाँ कहाँ पे जो है रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लगेगा और कोर्ट जो है दोबारा मैटर को ट्राई करने से बार्ड है, राइट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 11 पढ़कर नहीं पता चलेगा। रेस जुडिकेटा एक बहुत ब्रॉड प्रिंसिपल है और सेक्शन 11 बस उसका छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हैं जो कि सेक्शन 11 में नहीं कवर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी उन पर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लगता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कोर्ट में कभी कभी मैटर डिसाइड होता है तो क्या होता है, पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट हम उसे बोलते हैं। अब वहां पे वो जो अग्रीमेंट होता है, मतलब उसके थ्रू जो कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट के थ्रू जो डिसीजन आ रहा है, उस पे भी जो है रेस जुडिकेटा लगता है। लेकिन अगर हम लोग सेक्शन 11 के हिसाब से देखें तो रेस जुडिकेटा नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि जो मैटर है वो फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड थोड़ी हुआ है, लेकिन फिर भी रेस जुडिकेटा लग रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ एस्टॉपल। तो ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं, जैसे आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के थ्रू जो अवार्ड मिलता है उस पर भी रेस जुडिकेटा लगता है, वो सेक्शन 11 में नहीं कवर्ड। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं, तो बस एक रेफरेंस के लिए बता रही थी। ये जो पूरा कंसेप्ट बहुत वाइड है, कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि मुझे ये वाला भी एस्पेक्ट कवर करना है, यू कैन डेफिनेटली मेंशन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू वर्क ऑन इट। मैंने बहुत कोशिश करी है कि थ्रू आउट द वीडियो में लैंग्वेज इजी रखूं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि लैंग्वेज इजी ना रही हो या फिर आपको डिफिकल्ट लग रही हो, तो आप डेफिनेटली उसे बता सकते हैं। मैं अगली बार से और कोशिश करूंगी कि इम्प्रूव करूं, बिकॉज एफर्ट्स शुड नॉट गो वेस्ट। आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स फॉर योर पीपल। अगर आप बताएंगे तो क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी।
अब खत्म कर दें इस वीडियो को, बस एस्ट्रोपल और रेस जुडिकेटा के बीच का डिफरेंस समझ के। बहुत बार पूछ लिया जाता है शॉर्ट आंसर में। तो एस्ट्रोपल जो है ना, आपने एविडेंस में पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा। एविडेंस मतलब क्या होता है? एक बार जो अपने आप को आपने दर्शा दिया, उसके बाद उस बात से आप मुकर नहीं सकते। अगर कोई पार्टी को देख के लग रहा है कि मैं एक ट्यूटर हूं, उसके बाद इस बात से मैं मुकर नहीं सकती हूँ, मैं पलट नहीं सकती कि नहीं नहीं, मैं कोर्ट में जाकर कह दूं कि नहीं नहीं मैं ट्यूटर नहीं हूँ, लेकिन मैंने उस पार्टी के सामने ऐसा एक्ट किया कि वो समझे पार्टी की मैं जो हूँ एक ट्यूटर हूँ। या फिर आप बोल देते कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, पार्टी को ऐसा लगता है पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन बाद में कोर्ट में जाके कहूँ कि नहीं नहीं मैं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हूँ, तो इस बात से पलटा नहीं जा सकता। ये होता है एस्ट्रोपल का मतलब। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताया है। अब इनके भी तो रेस जुडिकेटा और एस्ट्रोपल के बीच में डिफरेंस क्या है? रेस जुडिकेटा ये कहता है कि एक बार जो मैटर डिसाइड हो चुका है, एक बार जो आपने कोर्ट में बोल दिया है, अब वापस उस बात को नहीं बोलेंगे, अब उस बात को छोड़ दो पीछे, ठीक है। लेकिन जो एस्ट्रोपल है वो ये नहीं कहता। एस्ट्रोपल कह रहे कि हाँ आप वो बात बोलो, जितनी बार मन करे उतनी बार कोर्ट में रेस करो, लेकिन जो आपने बोला है, आप उस एक बार जो आपने बोल दिया उसके बाद आप उससे पीछे नहीं हटोगे। एक बार जो आपने जुबान दे दी उसके बाद पीछे नहीं हटोगे। एस्ट्रोपल जो होता है ना, वो बेसिकली पार्टीज के एक्ट के बीच में होता है, ठीक है। मतलब जो पार्टीज का कंडक्ट है उसके थ्रू हम लोग एस्ट्रोपल को देखते हैं। लेकिन रेस जुडिकेटा में कोर्ट का डिसीजन इन्वॉल्व रहता है, और रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल एक तरीके से पब्लिक पॉलिसी के इंटरेस्ट में है कि जो लिटिगेशन है वो एंड हो जाना चाहिए। लेकिन जो एस्ट्रोपल है वो डॉक्टर ऑफ इक्विटी के ऊपर बेस्ड है। मतलब एक पार्टी के सामने आपने दिखाया कुछ और, फिर आप उस पार्टी का एडवांटेज ले रहे हैं कोर्ट में कुछ और बोल के। और रेस जुडिकेटा जो है उससे क्या होता है, कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो चला जाता है ना। रेस जुडिकेटा यही कहता है कि मैटर डिसाइड हो गया, उसके बाद जो है आप दोबारा से आपका मैटर ट्राई नहीं होगा, तो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन चला जाता है। लेकिन एस्ट्रोपल में ऐसा नहीं है, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वगैरह नहीं जाता, ये तो जो है एक रूल ऑफ एविडेंस है। सो हरे कृष्णा, इफ दिस एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू।